नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। जल गंगा संवर्धन अभियान समापन एक पड़ाव नहीं विराम। मध्य प्रदेश में 19 मार्च से शुरू हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान आज प्रदेश भर में आयोजित समापन कार्यक्रमों के साथ एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान का अंत नहीं, बल्कि जल संरक्षण को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने की नई शुरुआत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में संचालित इस अभियान के तहत प्रदेश के 55 जिलों में जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए गए। अभियान के दौरान तालाबों, बावड़ियों, कुओं, अमृत सरोवरों, चेक डैम, वर्षा जल संचयन, नदी पुनर्जीवन और भूजल संवर्धन सहित करीब 3.62 लाख कार्य किए गए, जिन पर लगभग 10,514 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाएं क्रियान्वित की गई। समापन अवसर पर प्रदेश की ग्राम पंचायतों और जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें अभियान की उपलब्धियों की प्रदर्शनी, जल संरक्षण पर जन जागरूकता, जन भागीदारी से हुए कार्यों का प्रस्तुतिकरण, उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं का सम्मान तथा जल संरक्षण की शपथ दिलाई जा रही है। सरकार का मानना है कि जल संरक्षण केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्व भी है। इसी उद्देश्य से अभियान को जन भागीदारी से जोड़ते हुए इसे स्थायी जन आंदोलन का स्वरूप दिया गया। आगामी मानसून में जल संरचनाओं के संरक्षण, वर्षा जल संचयन और पौधरोपण जैसे कार्यक्रमों को भी इसी अभियान की निरंतरता के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन आज भले ही हो रहा हो, लेकिन जल संरक्षण का संकल्प निरंतर जारी रहेगा। जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 का समापन एक पड़ाव है, विराम नहीं। यह जन भागीदारी से जल संरक्षण की संस्कृति को स्थायी जन आंदोलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभियान भले ही समाप्त हो रहा हो, लेकिन जल स्रोतों के संरक्षण, संवर्धन और पुनर्जीवन का संकल्प निरंतर जारी रहेगा। तो मध्य प्रदेश में 19 मार्च से इस अभियान की शुरुआत हुई और आज इसका समापन हो रहा है। अभियान का भले ही समापन हो रहा है, लेकिन एक नई शुरुआत भी इसे कहा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे अभियान को लेकर क्या कहा है, पहले सुनवाते हैं, फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। पूरे प्रदेश भर में एक साथ सामूहिक रूप से श्रमदान का नदी, नहर, कुएं, बावड़ी, तालाब, लगभग सभी स्थानों पर जन भागीदारी से जल संरक्षण की जन जागरूकता का काम भी हाथ में लिया है। मुझे इस बात का संतोष भी है कि जल संरक्षण के काम को लेकर पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे चल रहा है, प्रदेश के नाते से भी, और ज़िले के स्तर पे भी हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और उम्मीद करेंगे कि हमारा ये क्रम भी बरकरार रहे। वैसे भी जल ही जीवन है, जल के माध्यम से जागरूकता भी है और प्रकृति का संतुलन भी है। देश और प्रदेश भर में जल संरक्षण को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर हम सब जल रचनाओं पे, जल संरचनाओं पे काम कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि इस पे और अच्छे से काम होगा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजगढ़ में इस अभियान का समापन करेंगे। राजगढ़ जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 350 करोड़ से ज्यादा लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। इस अवसर पर वे जल संरक्षण एवं संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले जल प्रहरियों का सम्मान भी करेंगे। तो जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने इस अभियान को लोगों तक पहुंचाया है, लोगों को इस अभियान से जोड़ा है, उन लोगों को सम्मान उनका किया जा रहा है। उनको सम्मानित भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज करेंगे। तो अभियान की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही आपको एक बार बता देते हैं। प्रदेश में करीब 3.62 लाख जल संरक्षण और संवर्धन के काम किए गए। इन कार्यों पर 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए। तालाबों, कुओं, बावड़ियों और अमृत सरोवरों का निर्माण और जीर्णोद्धार किया गया। चेक डैम, स्टॉप डैम और वर्षा जल संचयन रचनाओं का निर्माण किया गया। नदी पुनर्जीवन और जल स्रोतों की सफाई के काम किए गए। भूजल संवर्धन के लिए रिचार्ज संरचनाएं विकसित की गई। जल गुणवत्ता सुधार से जुड़े कार्यों का अभियान इनको भी शामिल किया गया। मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं के इसमें जोड़ा गया। जनभागीदारी, श्रमदान, महिला स्व सहायता समूह को भी इससे जोड़ा गया। स्वयंसेवी संस्थाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो इसको एक बड़े लेवल पर, बृहद स्तर पर इस पूरे अभियान को चलाया गया। तमाम लोगों को इसमें जोड़ा गया और ये अभियान जन जन का आंदोलन बने, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रयास किए और ये प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार के कारण सार्थक भी हुए और धरातल पर नजर भी आए। क्योंकि तमाम ऐसे सुदूर क्षेत्र है मध्य प्रदेश की जहां पर जो जल संरचनाएं थी उनका काम किया गया, उनके पुनर्जीवन के लिए काम किया गया, उनके संरक्षण के लिए वहां पर अब तस्वीरें
निकल करके सामने आई हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ पूर्व राष्ट्रीय नोडल अधिकारी पेयजल सुरक्षा सुधेंद्र मोहन शर्मा जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सुधेंद्र जी से करूंगा। सुधेंद्र जी, जिस प्रकार के ये उपलब्धि मध्य प्रदेश को मिली है, करीब 3.62 लाख वहां पर जल संरचनाओं को लेकर काम किया गया है, और जिस तरीके से ये पूरा काम किया गया है, स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, एक बात तो मैं पहले बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश पानी के मामले में समृद्ध होने की दिशा पर अग्रसर हो चुका है। हम वैसे भी राष्ट्रीय जो एवरेज है हमारा भूजल दोहन का, उसमें हम बहुत नीचे हैं। बहुत नीचे मतलब बहुत अच्छी हमारी परफॉर्मेंस रही है अभी तक कि हमारा भूजल दोहन कम है और हमारा रिचार्ज ज्यादा है। खासतौर पे पूर्वी मध्य प्रदेश हमारा बहुत अच्छा क्षेत्र है, जिसमें हमारा भूजल संसाधन बहुत अच्छा है, भूजल रिचार्ज भी बहुत अच्छा होता है और बारिश भी अच्छी होती है। और इसी के साथ में अब जो ये सिस्टमेटिक और स्टेज वाइज जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है जलगंगा संवर्धन अभियान का, जो डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी शानदार पॉलिटिकल लीडरशिप में हुआ है और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप भी बहुत अच्छी रही है उनकी, तो इस वजह से इस अभियान को सफलता भी मिली और ये अभियान आगे आने वाले समय में बहुत सारे नए स्टैंडर्ड्स बनाने वाला है, ये पक्की बात है। अब इसमें जो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो भी कुछ काम हुए हैं, उसकी वजह से मध्य प्रदेश को कितना फायदा हुआ, उसकी वजह से भूजल भंडार हमारे कितने बड़े, उसकी वजह से हमारी नदियां कितने दिन तक और जीवित रहेंगी, सदा निरा बनने की स्थिति कब तक हमारे पास आ जाएगी, इसके लिए हमको अभी बहुत काम और करना है। और मेरे ख्याल से अभी तक जो काम हुआ है उसको हम ये देख सकते हैं कि ये हमारा एक तरह के बेसलाइन काम हो गया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया जहां से हम टेक ऑफ कर सकते हैं अगले साल। और ये जो प्लेटफॉर्म बना है, इसमें अभी तक जो स्ट्रक्चर्स बने हैं, अभी तक जो हमारे भूजल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बने हैं, नदियों पे जो गहरीकरण का काम हुआ है, यहाँ तक कि जो सामाजिक आंदोलन में जिन समाज के लोगों को जोड़ा गया, वो भी एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। मान लीजिए इसमें कुछ लाख कुछ करोड़ लोग ऐड हो चुके हैं, तो वो तो जुड़ गए आपके साथ और वो टीम आपकी बन चुकी है। तो जब अगले साल हम फिर इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे तो वो टीम हमारे साथ तैयार रहेगी, वो टीम हमारी ट्रेंड होगी, वो टीम अवेयर होगी और ये फिर एक रिपल इफेक्ट यानी कि होता है। अब कारवां बढ़ता ही रहेगा, तेजी से बढ़ेगा। बिल्कुल जी। सुधेंद्र जी। तो ये जी 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 हाँ बोलिए जी। ये जो खेत तालाब की एक परिकल्पना आई नजर, जी खेत तालाब जी। कितने सार्थक और जल संचयन की दिशा में मानते हैं आप इनको? देखिए, खेत तालाब बहुत अच्छा, बहुत उपयोगी स्ट्रक्चर है और इसमें एक खास बात यह है कि हमारे अपने खेत की स्थिति को हम जानते हैं। जो भी कृषक है वो अपने खेत की मिट्टी को, खेत की गहराई को, खेत में होने वाली बारिश को, खेत के स्लोप को, इस सब को जानता है। तो कोई अलग से कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। वो जो उपलब्ध जानकारी है उसके पास, उसके अनुसार वो एक जगह चिन्हित करता है और उस जगह पर वो अपना खेत तालाब बना सकता है। अब जो तालाब की क्षमता है कि कितना बड़ा तालाब हमको बनाना है, वो दो चीजों पर निर्भर करती है। एक तो ये कि आपका खेत कितना बड़ा है, जिसको हम कैचमेंट बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, तो रेनफॉल हमको कितनी मिल रही है, कैचमेंट हमारा कितना है और कितना पानी हमको स्टोर करना है, उसके हिसाब से। और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि बारिश के बाद हमको कौन सी फसल लगानी है, जिसमें हमको कितना पानी लगेगा और उस हिसाब से हम अपने खेत तालाब की लंबाई, चौड़ाई और गहराई तय कर सकते हैं। दूसरी जो डायमेंशन तय करने की बात है कि कितना लंबा, चौड़ा और गहरा होना है, वो वहां के क्षेत्र की जियोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। तो मैं ये निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश शासन से कि इस मामले में कोई एक गाइड बुक, एक छोटी सी पुस्तिका, मार्गदर्शक पुस्तिका जारी करें हर जिले के लिए कि आपके जिले में जो आइडियल साइज है खेत तालाब की, वो इस तरह से आप रखें अपने खेत के हिसाब से, अपनी क्रॉप के हिसाब से और आपकी जियोलॉजी के हिसाब से। क्योंकि देखिए, जियोलॉजी ही एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा तौर पे लोगों को मालूम नहीं होती है कि हमारे यहाँ कड़क चट्टान कितने पे है, वो कड़क चट्टान फ्रैक्चर्ड है या नहीं है। जियोलॉजिकल मैप भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं पूरे राज्यों को, तो जियोलॉजिकल मैप हमारे पास उपलब्ध है। उसकी बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट बुकलेट हम एक बना सकते हैं, जो इस जलगंगा संवर्धन अभियान में एक नया दस्तावेज बन के आना चाहिए। और मेरे ख्याल से जलगंगा संवर्धन अभियान की स्टैंपिंग जब उस पे होगी तो डेफिनेटली वो अवेयरनेस का भी काम करेगी और वो जिला कलेक्टर उसको रिलीज कर सकते हैं अपने जिले के लिए, अलग अलग ब्लॉक के मैप्स देके, जिसमें सॉइल मैप भी हो, जियोलॉजी मैप हो, छोटे छोटे मैप हिंदी में या जो भी लैंग्वेज हम बोलते हैं यहाँ पे हिंदी में, तो वो समझ जाए लोग और उसके अनुसार अपना काम कर सके। छोटे सिंपल रेखा चित्र उसमें हो, तो ये एक क्या बोलेंगे, फर्दरेंस, यानी जो आगे की एक्शन है जलगंगा संवर्धन अभियान की, वो डॉक्यूमेंटेशन
अभियान के रूप में हो सकती है। और इस तरह की पुस्तिकाएं हमारे को आना चाहिए। खेत तालाब वाकई में बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है और इससे न केवल किसानों को विजिबल वाटर होता है, विजिबल यानी जो पानी खेत के ऊपर दिखता है आपको, ग्राउंड वाटर में जो गया उसका मेजरमेंट भी नहीं है हमारे पास, हमको दिखता भी नहीं, तो किसान को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। लेकिन खेत तालाब में जब पानी दिखता है तो कॉन्फिडेंस रहता है किसान को कि हाँ मेरे पास इतना पानी है खरीफ के लिए और रबी के लिए, और मैं रबी में ये चीजें कर सकता हूँ, इतने दिन तक सिंचाई मेरी और हो जाएगी। उसको एवापोरेशन से बचाना है, वो भी एक काम है कि हमारा तालाब का जल वाष्पीकृत जल्दी ना हो जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी हमको करना चाहिए, देखना चाहिए। क्या हम उसके ऊपर सोलर पैनल्स लगाने की कोई योजना साथ में डाल सकते हैं कि खेत तालाब के ऊपर हम सोलर पैनल्स के लिए किसानों को सब्सिडी दे सके, ताकि वो बिजली भी जनरेट करें, एवापोरेशन लॉसेस भी ना हो और उस बिजली जनरेशन से वो अपने ट्यूबवेल चला सके। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हम फर्दरेंस बोल सकते हैं कि आगे हम क्या और कर सकते हैं। ठीक है आलोक जी, जब से ये अभियान चलाया गया कई ऐसे क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि पहुंचे, सरकार के लोग पहुंचे जो कि सालों से जहां पर कोई पहुंचता नहीं था। कई ऐसे बावड़े थे, कुएं थे जो गंदे पड़े हुए थे और उनमें काई लग गई थी, दुनिया भर का कचरा उसमें डाल दिया जाता था। लेकिन अब उनको साफ किया गया, उनकी रंगाई पुताई की गई और अब मानसून भी आने ही वाला है। क्या कहेंगे? देखिए तिवारी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव के ये जो नवाचार एक के बाद एक आते जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से आम जन जीवन से जुड़े हुए हैं, इसमें दो मत नहीं है। ये जो अभियान है जल गंगा संरक्षण अभियान, ये इस प्रदेश के किसानों से तो जुड़ा ही हुआ है, इसके साथ साथ ये यहाँ के रहने वाले आम नागरिकों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पानी वो जीवन रेखा है जिसके ऊपर नागरिकों का जीवन निर्भर करता है। अब इस योजना के माध्यम से जनप्रतिनिधि वाकई में ऐसे ऐसे क्षेत्रों में पहुंचे हैं जहां वो या तो जाते नहीं हैं, या जाते हैं तो कम जाते हैं, या फिर चुनाव के समय जाते हैं। तो ऐसे मौके पर इन जनप्रतिनिधियों को पहुंचना एक तरीके से लाजमी हो गया, क्योंकि माननीय मोहन यादव जी के ऐसे निर्देश था और कार्यक्रम था, तो इसका प्रभाव तो पड़ा है। लेकिन मैं कुछ बात इसमें मेंशन करना चाहूंगा जी। मैं बहुत एक पत्रकार के दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूं कि इस कार्यक्रम को हमने सरकारीकरण कर दिया, इसको हमने सरकारी कार्यक्रम बना दिया। ये बिल्कुल सत्य बात मैं आपसे बोल रहा हूं। इसमें आम नागरिकों की सहभागिता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थे। गांव से लेकर ठेठ शहर तक वो सहभागिता नहीं है, क्योंकि अलग अलग 16 विभागों को ये कार्यक्रम दिए गए हैं और 10,000 करोड़ का बजट का भी आवंटन किया गया, प्रावधान भी किया गया है। और जो मेरे पास डेटा है उसके अनुसार 69% इसमें अभी तक कुल यूज हुआ है 104 दिन में, यानी समापन तक। तो चूंकि ये सरकारी तंत्र को दिया गया है और इसका पूरी तरीके से सरकारीकरण हो गया है, आम आदमी की सहभागिता इसमें उतनी नहीं थी। इसका उदाहरण बता रहा हूं मैं। खेत तालाब जो अमृत सरोवर जो थे तकरीबन 500 के आसपास इनकी नफरी थी, संख्या थी, कुल 220 बने। किसान आगे नहीं आया, हमने मोटिवेट ही नहीं किया भाई। हम उसको मोटिवेट करते, उसको आगे लाते तो वो आगे आता। ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है या माननीय मोहन यादव जी काम नहीं करना चाह रहे। विजन है उनके पास, विजन है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर तो सरकारी तंत्र को ही करना है ना। तो आम आदमी की सहभागिता उसमें क्यों नहीं हुई? उतनी सहभागिता ग्राउंड लेवल पर आम आदमी की नहीं है जितनी की होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, एक बहुत आश्चर्य की बात है, पौधे लगाइए। अभी पानी गिरा नहीं है। मैं इतने बड़े जो है वाटर मैनेजमेंट की हस्ती हमारे बीच में बैठी हुई है, पानी गिरा नहीं है। मई और जून में आप मुझे बताइए पौधे कहाँ लगेंगे? जमीन का टेम्परेचर कितना है? जमीन सूखी हुई है। हमारे पास पीने को पानी नहीं है, हम उन पौधों को पानी देने के लिए पानी कहां से लाएंगे? अब बताइए ये योजना फिजिबल है कि नहीं है? ये जुलाई के बाद पौधे लगते, जमीन में नमी होती, पौधे लगते और पौधे पनपते। तो ये कुछ चीजें हैं, विसंगतियां हैं, इन्हें हमें दूर करना होगा ग्राउंड लेवल पर जाकर। लेकिन अगर नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे अगर पौधे लगाए जा रहे हैं और किसी को जिम्मा दे दिया जा रहा है कि भाई आप इनका संरक्षण कीजिए, इनको देखिए, तब तो ठीक है ना फिर? हाँ नहीं, नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे आप लगाएं, लेकिन पानी तो उसके बाद भी देना पड़ेगा ना। मेरा तो इसमें एक चीज मेंशन और करूंगा, और आदरणीय शर्मा जी मेरी बात से सहमत होंगे। हमें इसका सोशल ऑडिट कराना होगा। बिना सोशल ऑडिट के कोई योजना में नहीं मानता कि सक्सेस है। सोशल ऑडिट भी हो, इसके साथ साथ इसका भौतिक सत्यापन भी हो, ताकि माननीय मुख्यमंत्री तक सही चीज तो पहुंचे।
कि वो जो योजना धरातल पर लेके आए हैं, वो जो फंड जारी कर रहे हैं, आखिर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, ये बहुत आवश्यक है तिवारी जी, ताकि हमारे पैसे का सदुपयोग हो सके और वो योजना सही तरीके से क्रियान्वित हो सके। तिवारी, ठीक है, क्या कहेंगे सुधींद्र जी, कितना सहमत हैं आप? जी देखिए, सोशल ऑडिट तो बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल, बल्कि फिजिकल ऑडिट भी होना चाहिए कि हमारा जो भौतिक सत्यापन हो, जो भी हमने किया है, क्योंकि इसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है, इसलिए एक तो कारण ये है। दूसरा, सोशल ऑडिट से हमको अपनी जो कमियां हैं वो भी मालूम होती है कि कहाँ पर हमारी अप्रोच जो है वो ठीक नहीं थी, किस अप्रोच में कितना सुधार किया जा सकता है, कौन सी तकनीक हमारी सही नहीं रही जिसमें हम सुधार कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसका सोशल ऑडिट करें। इसके अलावा मैं इस अभियान को इस तरह से देखता हूं कि हमारे पास में एक बेसलाइन डेटा क्रिएट हो गया है, तो एक हमारे पास में एक बेसलाइन क्रिएशन है, हमारे पास में एक बेसिक डेटा है, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा अब जो हमको करना है सोशल ऑडिट के साथ साथ में, वो एक हमको उसका मॉनिटरिंग करनी होगी इस प्रोग्राम की, और उसके टेम्पलेट बनाना होगा। तो एक मॉनिटरिंग टेम्पलेट बनता है, सिंपल मॉनिटरिंग टेम्पलेट है कि भाई हमको, मान लीजिए हमने कोई रिसर्च स्ट्रक्चर बनाया तो उसकी साइज क्या थी और अब उसकी वजह से हमारे आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर में कितनी वृद्धि हुई है। तो बेसलाइन डेटा कलेक्शन होना चाहिए सबसे पहले कि हमारे पास में ग्राउंड वाटर लेवल क्या है अभी, कहीं पे 6.9 मीटर है, कहीं पे 19.4 मीटर है, कहीं पे 23.4 है। लेकिन उस वजह से अगले साल बारिश के पहले जब हम इसको फिर से नापे तो हमको मालूम पड़ जाए कि हमारा भूजल स्तर में कितनी वृद्धि हुई है। उसी तरह से नदियों की कैरिंग कैपेसिटी भी हमको मालूम होनी चाहिए कि हमारी नदियों की कैरिंग कैपेसिटी कितनी थी, हमारे तालाब में कितना पानी था और अब हमारे तालाबों में कितना पानी आ गया। आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ कि एक पत्रकार महोदय का फोन आया कि हमारे तालाबों में कितना पानी बढ़ा, अभी 4 इंच बारिश हुई इंदौर में। तो मैंने कहा वो वहां पे तालाब में जो गेज लगे हुए हैं, जो हमारे वाटर लेवल गेज है, उसको देख के हम पता लगा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ बड़े तालाबों में लगे हुए, लेकिन छोटे तालाबों में हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरे ख्याल से जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत एक काम ये भी किया जा सकता है कि हम जो छोटे तालाब हैं, गांव के तालाब हैं, उनमें भी कुछ मेजरमेंट के गेज हम लगाएं और वो मेजरमेंट हम अपनी पंचायत भी उसकी मेजरमेंट कर सके कि हाँ कितना पानी हमारे तालाब में बढ़ा है, कितना पानी पूरा भर जाता है। क्योंकि ऐतिहासिक रूप से जितने भी पुराने तालाब हों, चाहे वो बुंदेलखंड के हों, चाहे कर्नाटका के हों, चाहे राजा कृष्णदेव राय के तालाब हों या बुंदेलखंडी राजाओं के तालाब हों, सभी में आप देखेंगे कि वो वाटर गेज बिल्कुल जरूरी होता था। एक पत्थर का पिलर बनाया जाता था जिसपे राजा अपने नाम भी लिखते थे, अपना चिन्ह बनाते थे, लेकिन वो मेजरमेंट भी उसमें होता था। तो इस तरह के मेजरमेंट जो है वो जलगंगा संवर्धन अभियान को करना चाहिए ताकि हम एक बेसलाइन डेटा से उसको मॉनिटर कर सकें। उसके अलावा फिर हमारा जो डेटा कलेक्शन है और अगली बार जो क्लोज मॉनिटरिंग करनी है उसका प्लान अभी तैयार हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। आज समापन का दिन है, समापन के बाद में आगे की एक्टिविटीज के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है कि सरकारी मशीनरी को इसमें आगे लाना चाहिए। सरकारीकरण, बिल्कुल ठीक कहा इंदौरिया साहब ने कि सरकारीकरण हो गया, लेकिन मैं इस बात का बहुत प्रबल पक्षधर रहा हूं शुरू से कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स की लीडरशिप जो है वो सरकार के हाथ में होनी चाहिए। अब जब लीडरशिप सरकार के हाथ में होती है तभी काम होते हैं। ये बात जरूर है कि कुछ इस पे भी मत विभिन्न है, बल्कि बहुत ज्यादा मत इस तरफ है कि नहीं सरकार जनता को करना चाहिए, लेकिन ये टेक्निकल काम है जिसपे सरकार को लीड लेना ही पड़ती है। हाँ, लोगों को इसमें नहीं जोड़ा जा सका, वो सॉफ्ट एक्टिविटीज जो हमारी होती हैं जिसको हम आईईसी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड एक्सटेंशन कैंपेन, तो अवेयरनेस एक्टिविटीज में हम पीछे रह गए शायद। तो अगली बार मैं फिर यही, अच्छा, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा सुधींद्र जी। देखिए, जो बात आलोक जी ने भी कही थी कि सरकारीकरण इसका हो गया, ठीक है, सरकार ने शुरुआत कर दी है, लेकिन ये अब अभियान कहने को तो समाप्त हो रहा है, लेकिन सरकार चाहती है कि अब इसको जन जन का आंदोलन बनाना है। तो सरकार ने एक मशाल जला दी है, लेकिन अब ये मशाल जलती रहे तो इसको जलाए रखने के लिए एक आम आदमी को किस तरह से उसमें अपनी सहभागिता निभा सकता है वो? जी, उसको जलाए रखने के लिए सरकार को अपनी तरफ से इसमें ईंधन देना पड़ेगा। और वो ईंधन क्या हो सकता है? वो ईंधन हम किसी को कैश बेनिफिट दे सकते हैं अगर छोटे किसान हैं तो, लेकिन अगर कोई सामाजिक कार्य करता है तो वो कैश बेनिफिट से काम नहीं चलेगा, उसको रिकॉग्निशन चाहिए। और वो रिकॉग्निशन की शुरुआत आज हो रही है, जैसे मुख्यमंत्री जी आज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जो लोगों ने काम अच्छा किया है। लेकिन ये रिकॉग्निशन हमेशा मिलती रहे, बीच बीच में मिलती रहे, कलेक्टर साहब के द्वारा मिलती रहे, जो हमारे एसडीएम साहब हैं वो जाके लोगों की पीठ थपथपा दें कि भाई ठीक है आपने बहुत अच्छा
काम किया। तो ये रिकॉग्निशन का भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसको एक पॉजिटिव पब्लिसिटी भी मिले। ऐसी भी बातें सरकार को इंश्योर करना चाहिए। हमारा अपना खुद का जनसंपर्क विभाग है, वो इस पे स्टोरी करे लगातार। हमारी अपनी बुकलेट्स निकले, हमारी मैगजीन्स में इसकी चर्चा हो, हमारे कैलेंडर्स में इसकी, अगले साल के कैलेंडर में इसकी चर्चा हो कि हमने इतने लोगों ने किया और इस गांव में इस किसान ने किया, इस गांव में इसने किया। तो रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है। तो आगे मशाल जलती रहे, उसके लिए फ्यूल चाहिए, वो फ्यूल रिकॉग्निशन ही है। और कुछ कैश बेनिफिट्स भी दे सकती है सरकार, जो किसानों ने अच्छा काम किया है, जो छोटे किसान है उनको कुछ कैश बेनिफिट, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो सकता है, या कुछ हम उनको सब्सिडीज में कुछ काम दे सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ उसमें इंस्पिरेशन की और रिकॉग्निशन की जरूरत है, जिसको मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छा मौका है कि ये मोमेंटम बन गया है। इस थोड़ा सा पुश चाहिए और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन इसमें खड़ा हो सकता है। जैसे आप देखें, जो स्वच्छता का आंदोलन शुरू हुआ पूरे भारत में, तो लोगों ने एक के बाद एक लोगों ने जोड़ लिया आपस में एक दूसरे को। उसी तरह से ये भी एक मोमेंटम की जरूरत है। एक मोमेंटम मिल गया तो फिर ये चल पड़ेगा डेफिनेटली। जरूरत इस बात की है कि हम इससे सीखते रहें लगातार, हमारा डेटा कलेक्शन होता रहे और इसको तकनीकी रूप से भी हम सुदृढ़ बनाएं, केवल सामाजिक रूप से नहीं, इसको टेक्निकली भी हम ठीक ठाक रखें और उसके टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन हमारे पूरे हों। और इसके साथ साथ हमारे जो वाटर लेवल बढ़ रहा है उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो, हमारा जो वाटर स्प्रेड एरिया बढ़ रहा है तालाबों का, उसकी एक सैटेलाइट इमेजिंग से मॉनिटरिंग हो। बहुत सारे संसाधन हमारे पास में है। सैटेलाइट मॉनिटरिंग हमारा खुद का भोपाल में सेंटर है, रिमोट सेंसिंग सेंटर, वो कर सकता है, तो उनको भी इस काम में लगाना चाहिए। जो हमारा खुद का ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है, उससे इसका डेटा मिलना चाहिए कि हमारा भूजल स्तर की क्या स्थिति है, और उसको पब्लिश किया जाए, बिल्कुल बाकायदा पब्लिश किया जाए, तो वो बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्या कहेंगे आलोक जी? नहीं, मैं शर्मा जी की बात से सहमत हूँ। टेक्निकल के साथ साथ सामाजिक सहभागिता, ये दोनों बहुत आवश्यक हैं। और इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। एक सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आपने सुना होगा उत्तराखंड में, जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। एक व्यक्ति के द्वारा खड़ा किया गया वो चिपको आंदोलन, उसने पूरे उत्तराखंड में एक ऐसी अलख जगाई थी कि लोगों ने, वहां की आम जनता ने वहां पेड़ नहीं कटने दिए। आज उत्तराखंड में जो जंगल बचा है उसके मूल में सुंदरलाल बहुगुणा है। यानी एक आदमी के द्वारा खड़ा किया गया सामाजिक आंदोलन ने इतना विकराल, इतना बड़ा रूप ले लिया कि वो जन आंदोलन में तब्दील हो गया। अब ये बिल्कुल सही बात कही शर्मा जी ने कि एक तरीके से ये एक बेस खड़ा हो गया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा खड़ा हो गया कि हमें अब इस लेवल से ऊपर काम करना है। तो अगले साल की योजना अभी से बने। और मेरा तो ये मानना है कि भाई ये काम साल भर चलना चाहिए। ये 100 दिन या 30 दिन या 90 दिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये काम साल भर चलना चाहिए, भले ही थोड़ा थोड़ा चले। टेक्निकल काम के लिए ये 3 महीने होते हैं, जैसा मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन अवेयरनेस के लिए, मोटिवेशन तो यानी कि के लिए, जैसा सुरेंद्र जी कह रहे थे कि वो ईंधन डालते रहे बीच बीच में। हाँ, तो बाकी के लिए तो मोटिवेशन के लिए पर्याप्त समय है। तो इसके लिए सेमिनार है, आम लोगों को हम जोड़ें। अब ये आम आदमी तक पहुंचना चाहिए ना। वाटर हार्वेस्टिंग, वो चाहे गांव हो, चाहे वो नगर हो और चाहे वो महानगर हो, वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। अभी मैंने रिसेंटली देखा है इंदौर में एक वीडियो, वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लोगों ने शुरू कर दिया, अपनी तरफ से शुरू कर दिया। भाई वाटर हार्वेस्टिंग करिए, आप कूप रिचार्ज करिए, और रिचार्ज के लिए आदमी को इंसिस्ट करिए कि भाई आप वो रिचार्ज करो। आपने भूगर्भ के जल का दोहन तो कर लिया, लेकिन उसमें आप जल कहाँ पहुंचा रहे हैं? तो ये हमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी ना। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम, इस पर हमें फोर्स करना पड़ेगा ताकि पानी कम हो, क्योंकि 75 से 80% भूगर्भ जो है, भूगर्भ जल का दोहन हिंदुस्तान करता है। अब मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है एक अलग बात है, लेकिन भूगर्भ जल का दोहन तो हो ही रहा है ना। वो हमारा एक ऐसा स्टॉक है जो वक्त हमारे काम आएगा। इसके साथ साथ जो हमारे जो किसान हैं, वो 75 से 80% जो हमारे किसान हैं वो सीमांत और लघु किसान हैं। तो हमारी जो भी योजनाएं हैं इसकी वाटर मैनेजमेंट की, वो उनको ध्यान में रखकर भी बनाई जाए, क्योंकि मेन कंज्यूमर हमारा वो 75 से 80% लघु और सीमांत किसान है। इसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ी बात है, जैसे अभी वीर भारत न्यास के द्वारा 1000 नदियों का पता लगाया गया। मध्य प्रदेश में 1000 नदियां हैं, और जैसे माननीय मोहन यादव जी का एक स्टेटमेंट था कि मध्य प्रदेश तकरीबन 400 या 500 नदियों का मायका है। तो वो जो नदियां हमारी स्तुप्त हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं, लेकिन वो है, हमें उनको पुनर्जीवित बिल्कुल। वो जो 1000 नदियों को जिनका आपने जिक्र किया, उनकी डिजिटल मैपिंग कराई गई है, और जहां पर जिस प्रकार की जरूरत है उसके अनुसार अब वहां पर काम भी किए जाएंगे। इसको लेकर भी सरकार की ओर से कहा जा रहा है, और इन तमाम बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है। देखिए, समय हो गया, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक जी आपका बहुत शुक्रिया, और सुरेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद।
तो मध्य प्रदेश में आज जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन तो हो रहा है, लेकिन ये अभियान अब एक बेस तैयार कर दिया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन जन का आंदोलन बनाने की प्रेरणा और इसके लिए प्रेरित लोगों को कर दिया है। तो यानी अभियान सतत चलता रहे और एक नई शुरुआत आज से होने जा रही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।